हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित या अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग आज इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान से संबंधित जो अहम महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे एक एक करके सभी उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस दोनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो अगर हम लोग इसमें कथन को देखें तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि केवल दूसरा कथन जो है वह सबसे सही उत्तर है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव का नाम नहीं आएगा, दूसरा कथन करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में चारों शहर जो है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के शहर स्थित है। तो इनमें से किस शहर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्रें हैं वह ऑप्शन नंबर ए यानी गाजीपुर जिले में, यूपी के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद कराया था? पहली बार शकुंतला जो है, जो कालिदास की लिखी हुई रचना है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो इसका जो तीसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि सर विलियम जोन्स ने यह काम सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो ये उड डिस्पैच जो है इसके बारे में पहला कथन है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी। दूसरा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। उसके बाद है कि शिक्षक के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। इन तीनों कूट में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि शिक्षक के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की गई, यह कथन जो है इसमें करेक्ट नहीं है। लेकिन पहला जो है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश, तो ये करेक्ट होगा, यानी चौथा का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा कि कथन पहला और कथन दूसरा जो है वो सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सही है? पहला कथन है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए थे। दूसरा कथन है कि भारत में राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। तीसरा है कि उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। और चौथा है कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के चलते वो एक जहाज से कूद पड़े। तो इन चारों कथन में से कौन से कथन करेक्ट हैं? तो इसका हम लोग को कूट में सही उत्तर करना है। 5वां नंबर प्रश्न का अगर हम लोग सही उत्तर देखें तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना उनके द्वारा किया गया था, सही है। राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी है, यह भी सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की पुस्तक लिखी है, करेक्ट है। और वो जहाज से कूद पड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो चारों कथन है, चारों के चारों कथन जो है वह करेक्ट है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो बर्रा डकैती कार्य है, यह किस स्थान पर किया गया? बर्रा डकैती कार्य का जो निर्धारित स्थान है 6 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? वह बम्बई कर्नाटक में है, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी बंगाल में जो है
यह बर्रा डकैती कांड पूर्वी बंगाल, जो अभी आधुनिक बांग्लादेश के रूप में जाना जा रहा है, वहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। जी, काकोरी डकैती कांड में जो है क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई है। काकोरी कांड 1925 की घटना है। यह इस कांड में कौन लोग प्रमुख रूप से शामिल थे? तो इस कांड में, काकोरी डकैती कांड में जो है 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां जो है इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों जो है 1908 की घटना में शामिल थे। जो कहाँ हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में किंग्स चेम्सफोर्ड के हत्या के ये में हुआ था। हालांकि उनकी हत्या नहीं हो पाई थी, कनेडी की बेटी और पत्नी उसमें थी। तो उसमें भी प्रफुल्ल चाकी जो है वो स्वयं को गोली मार करके ये कर लिए कि अंग्रेजों के हाथ हम नहीं मरेंगे, और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। तो इन लोगों को जो है ये मुजफ्फरपुर में की कांड में सजा मिली, और अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वह काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है इसके फांसी की सजा दी गई थी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। जी, तो गांधी जी के जो सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत था गांधी जी का, उसमें से जो सही कथन नहीं है वो हमको चुनना है। जी हाँ दोस्तों, तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना, सत्याग्रही का शास्त्र अहिंसा जो कि करेक्ट है, सत्याग्रही जो सत्याग्रह करेंगे को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, करेक्ट है, सत्याग्रहियों को विरोध के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, यानी जो विरोधी हैं उनके प्रति सत्याग्रही को द्वेष की भावना नहीं रखनी है। पहला कथन जो है वो करेक्ट नहीं है कि सत्याग्रहियों का जो उद्देश्य हो वह शत्रुओं को पराजित करना हो, ऐसा जो है ये गांधी जी के सत्याग्रह का जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था वो उद्देश्य नहीं था। सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा शास्त्र था वो अहिंसा था कि वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, और यही कारण था कि जब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, और फिर जब चौरा चौरी कांड जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, तो 1922 में जब चौरा चौरी कांड की घटना घटी तो गांधी जी उससे क्षुब्ध होकर के असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो एक हिंसक घटना थी और गांधी जी का जो पूर्ण विश्वास था वो अहिंसा के रूप में था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी की राजनीतिक जीवन निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है। तो गांधी जी जो आए यहाँ 1915 में, वो भारत लौटे हैं दक्षिण अफ्रीका से एक व्यापारी का केस लड़ने के पश्चात जो है गांधी जी 1915 में लौट करके भारत आते हैं। तो इस 9वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सबसे पहले तो यहाँ भारत में गांधी जी जो है वो चंपारण में से सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं जो कि 1917 में। उसके बाद जो है खेरा मजदूर माले अहमदाबाद के मिल मजदूरों का जो है उसके बाद हड़ताल में सहयोग करते हैं। फिर खेरा सत्याग्रह 1918 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन चलता है 1920 में। तो इस प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सही कूट बन रहा है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये सभी जो है वो लाइनिंग में है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी 1917 में जो है वो चंपारण से भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह के रूप में शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला था? 10वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, तो इस पुस्तक का जो सबसे ये था पॉइंट कि शिक्षित व्यक्ति का वह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो ये जो प्रमुख कार्य था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी ये चाहते थे कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो अपनी जीवन निर्वहन के लिए मजदूरी या फिर कहिए कि डेली की मजदूरी करके जिंदगी गुजारता है, अगर उसका भला हो जाए तो फिर ये यहाँ पूरे समाज का भला संभव है, ऐसा सोच रखते थे महात्मा गांधी जी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो इसमें से जो है इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा
11वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जिस वक्त चला 1906 में, उस वक्त जो है महात्मा गांधी जी भारत में थे ही नहीं, वो दक्षिण अफ्रीका में थे। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात चला था। बाकी जितने भी आंदोलन है, खिलाफत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, इन सब में गांधी जी की सक्रिय भूमिका रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का वह कौन सा गवर्नर था जिसको औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। इस 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि सर जॉन चाइल्ड को जो है ये औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय, तृतीय और पानीपत का तृतीय युद्ध है। तो इसमें जो पहला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में हुआ है, सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 चला, सही है। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। जो करेक्ट नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध यह 1749 से 54 के बीच का समय है। कितना है? 1749 से 54, लेकिन ऑप्शन में क्या है? 50 से 52 है। इसलिए जो सही उत्तर होगा 13वां नंबर प्रश्न के लिए वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री की बात हो रही है और स्थापित कहाँ करने की बात है, तो पटना में। तो इस 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में जाना जाएगा कि 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए हैं। तो सबसे पहले जो आए हैं वो तो आए हैं पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए हैं? पुर्तगाली आए हैं। कौन था नाम? तो वास्को डिगामा, जो कि कालीकट में आया था। 15वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि सबसे अंत में फ्रांसीसी आए हैं। डच, इंग्लिश, पुर्तगाली सभी आए, लेकिन उनमें सबसे अंत में जो है वो फ्रांसीसी आए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है। 16वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी के मुर्शिद कुली खां जो है वो ये मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ये आधुनिक भारत के इतिहास से जो है अधिक प्रश्न बनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से इसे मटेरियल तैयार करके आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, तथा आप इसमें कोई कमी रहती है तो उसे भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी है। ये जो हमारे पास ऑप्शंस है इसमें 1813 का चार्टर्ड एक्ट है, या फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 है, या फिर प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद है। तो इन तीनों जो कथन है इसमें से सबसे सही कूट क्या है। 17वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही कूट है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि ये सारे कथन जो है चार्टर्ड एक्ट के तहत हो, चाहे पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 हो, या फिर प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद हो, सब में जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने का ये सभी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन संकेंद्रण कहाँ होता है। ओजोन का जो संकेंद्रण है यह वातावरण में किस मंडल में सबसे ज़्यादा होता है। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप या फिर क्षोभ मंडल। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 18वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है कि समताप मंडल में जो है सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। जेट धारा जो है यह किस सीमा में पाई जाती है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जेट धाराएं जो है यह क्षोभ मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि यहाँ पर एक तरफ पर्वत है
के नाम दूसरी ओर उस पर्वत का प्रकार है कि कौन सा पर्वत किस प्रकार के हैं। जी हाँ दोस्तों, 20वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है अरावली पर्वत जो है यह किस प्रकार का पर्वत है। तो इस 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत है। उसी प्रकार जो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह ब्लॉक पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है। और फिर आल्पस जो है यह एक वलित पर्वत है। यानी ऑप्शन नंबर डी का तीसरा ये ऑप्शंस होंगे इसमें, वह ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ भी हम लोग को पठार और उससे संबंधित देश को सुमेलित करना है कि कौन से पठार किस देश में स्थित है। अनातोलिया का पठार, अबिसिनिया का पठार, उसके बाद है मेसेटा का पठार और फिर एशिया माइनर का पठार। तो ये कौन से पठार किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा 21वां नंबर प्रश्न के लिए वह है कि ये जो है अनातोलिया का पठार तुर्की में, अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में तथा मेसेटा का पठार स्पेन में, एशिया माइनर का पठार ईरान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी जो है एक दूसरे के सामने सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चट्टान है और उसके नाम और कौन से प्रकार के चट्टान कौन होते हैं। स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, आग्नेय सेल, कायांत्रित सेल, अल्लाह सेल, खनिज और अवसादी सेल, इसमें कौन सा किस प्रकार का है। तो इसका अगर हम लोग बात करें स्लेट का, तो यह स्लेट जो है कायांत्रित सेल है। उसी प्रकार अगर लिग्नाइट की बात किया जाए तो यह जो है लिग्नाइट अवसादी सेल है। फिर उसके बाद बॉक्साइट जो है तो बॉक्साइट एक अल्लाह खनिज है और ग्रेनाइट जो है यह एक आग्नेय सेल के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट कूट कौन सा बनेगा। तो इसका जो सबसे करेक्ट कूट है ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जानते हैं। जी, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन यहाँ जो है ये इसमें से कौन सा ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के रूप में जाना जाता है। 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि अरुण ग्रह को जो है वो लेटा हुआ ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। यानी कौन सी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेते हुए जल्दी से सूर्य की ये परिभ्रमण गति तो परिभ्रमण गति का जो है सबसे अधिक परिभ्रमण गति किसकी है। परिभ्रमण गति पूछा जा रहा है जो कि बुध का होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 25वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो देश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर डी है कि उष्णाद्र पतझड़ वन जो है वो देश के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। और ये देश का अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल आच्छादित राज्य जो है, जिस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश राज्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ भी हम लोग को सुमेलित करना है कि कौन से पेड़ किस प्रकार के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागवान है, देवदार है, सुंदरी है और फिर सिनकोना है। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि ये हैं सागवान है, ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो है देवदार है, ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी तो जो है सुंदरवन में पाए जाते हैं, इसी कारण उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। फिर सिनकोना जो है यह मध्य भारत में पाए जाते हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो अगर ध्यान से देखें तो सही सुमेलित कूट जो है वह सी है कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नागरिकता का इस संशोधन के अनुसार सही कूट क्या होगा। तो 27वां नंबर प्रश्न के लिए कि इसका जो सही कूट होगा कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को
यदि उसकी माँ भारतीय हैं तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये सही होगा। बाकी किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता दे दी जाएगी, नहीं। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। तो ये जो इसमें करेक्ट है 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। कौन से वक्तव्य सही हैं? पहला है कि यह राज्य कृति के विरुद्ध गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, करेक्ट है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। इन चार ऑप्शंस में से, चार जो कथन है, इनमें से करेक्ट कूट क्या होगा? तो इसका जो पहला और दूसरा है कि यह राज्य के कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। और यह एक भारतीय संविधान के भाग 3 में ये क्या है, सूचित है, यह सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में किया गया है। इसका जो मौलिक अधिकार की बात है, पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? जी, समान न्याय यानी सबको इंसाफ बराबर हो, और फिर जो है विधि, निःशुल्क विधि सहायता हो, इसका जो प्रावधान है 29वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा। ये अनुच्छेद 39A में इस बात को वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य पर कोई वर्णन नहीं था। अभी मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4A अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो कौन से संविधान के तहत किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान जो है सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। 30वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के संविधान में क्या कथित है? पहला है कि राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों में मिलकर बनेगी। संसद जो है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा, और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इस दोनों में से करेक्ट कूट कौन सा है? 31वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है कि ये सही है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदन का सदस्य है। पहला है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। तो ये जो है इसमें इसका डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, करेक्ट है। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है वह जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? तो इन सारे वक्तव्यों में से 32वां नंबर प्रश्न का अगर हम लोग देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं, यानी या फिर अपने इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में ही जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा है? तो इसका जो 33वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध जो है वह 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग जो है वो असफल हो गया था, ऑप्शन नंबर सी 33वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 34 है कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है किसी सिचुएशन में अगर अनुपस्थित रहते हैं तो वैसे सिचुएशन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जब जस्टिस एम हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश थे उस वक्त जो है इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो जिस प्रकार राज्यसभा
संसद का ऊपरी सदन है और एक अस्थाई सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता का कार्य पूरा होता है कार्यकाल, और फिर उस पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। उसी प्रकार राज्य की विधान परिषद जो है वह एक अस्थाई सदन है और इसका भी निर्वाचन 6 वर्षों पर होता है, और इस पर भी यह भी एक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों का इसमें निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर डी 35वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्य अध्ययन से संबंधित थे एक एक करके उन सभी प्रश्नों को उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।